Hello students, hello everyone. Am I audible? Okay, thank you. So well, let us start today's class. अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड हमारी ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट। वेल, जैसे आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में साइमन कमीशन को डिस्कस किया था और उससे पहले हम लोगों ने स्वराज पार्टी के ऊपर लेक्चर लिया था। एंड स्वराज पार्टी से पहले हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की क्लास थी एंड देन उससे पहले हम लोगों ने होम रूल मूवमेंट पे क्लास ली थी। तो ये हमारी सीक्वेंस अभी चल रही है क्लासेस की। जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं अटेंड करी उनके साथ हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लोग हमारी टीम शेयर कर देती है एंड होप आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। हम लोग आप लोगों से पूछते इसलिए रहते हैं कि अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर आपको लगता है कि मिस है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। एंड वेल, अभी हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेहरू रिपोर्ट। तो इस एक बार इसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। नेहरू रिपोर्ट असल में साइमन कमीशन के बाद आती है। और उसका रीजन ये है कि जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया तो हम लोगों ने काफी अपोज किया साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन का पर्पस जैसा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस, द पर्पस इज टू सर्वे द डायरकी। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में डायरकी आई। डायरकी के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि हम 10 साल के बाद एक सर्वे करवाएंगे और भेजेंगे एक कमीशन जो ये चेक करेगा कि क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं डायरकी से, जो स्टेट में हमने शुरू की, यानी द्वैध शासन जो हमने स्टेट में शुरू किया, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आ, आ, उसमें हम जो भी चेंजेस करने हैं वो करेंगे। साइमन कमीशन का हमने विरोध करा। उसका रीजन हमने आपके साथ डिस्कस किया था क्योंकि साइमन कमीशन 2 साल पहले आ रहा था। क्या रीजन था 2 साल पहले आने का? क्योंकि कंजर्वेटिव सरकार चाहती थी कि इलेक्शन से पहले ही इसको भेज के सर्वे करवा लिया जाए क्योंकि इलेक्शन में शायद लेबर पार्टी सत्ता में आ जाए। और लेबर पार्टी के समय अगर सर्वे हुआ तो लेबर पार्टी जो है हमारी इंसल्ट करेगी। या अगर इलेक्शन के समय ये सर्वे होता है 1929 में, और अगर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की इंसल्ट होती है डायरकी सिस्टम की वजह से तो उसका बेनिफिट लेबर पार्टी को इलेक्शन में मिल जाएगा। तो क्यों ना इलेक्शन से पहले सर्वे करवा लिया जाए और बात खत्म कर दी जाए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है इंडिया में और सब लोग खुश हैं। और एक तो ये हमारा रीजन था कि आप 2 साल पहले क्यों भेज रहे हो। और हमें ज़्यादा आइडिया तो नहीं था उस समय कि क्या इनका कंजर्वेटिव और लेबर वाला इशू चल रहा है, लेकिन हमें ये था कि अगर ये 2 साल पहले सर्वे करवा रहे हैं तो उसका मतलब जरूर कुछ बात है। सेकंड ये कि आपकी टीम में कोई इंडियन नहीं है, कोई मतलब आपने भारतीय लीडर को मेंबर नहीं बनाया, 7 मेंबर की टीम है, तो आप कैसे हमारा इंस्पेक्शन करोगे अगर कोई इंडियन ही नहीं है उस टीम में। और तीसरा रीजन ये था अपोज का कि आप हमसे नहीं पूछ रहे। आपका जो साइमन कमीशन है वो आकर आपके गवर्नर से बात कर रहा है, यानी सारे अंग्रेजों से बात कर रहे हो आप लोग। आप किसी इंडियन लीडर से या किसी इंडिया की उस समय की पॉलिटिकल पार्टी से तो आपका कोई डेलीगेशन मिल नहीं रहा। तो फिर आप कैसे जानोगे कि हम खुश हैं या नाखुश हैं आपके इस सिस्टम से। तो इस विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज होती है, उनके सर में चोट लगती है एंड ही वाज बैडली इंजर्ड एंड अ fatal lathi blow was dealt on Lala Lajpat Rai and finally Lala Lajpat Rai died. For that reason, Simon Commission became very famous, very popular and was in news at that time. फिर आफ्टर दैट हमने इसके आउटकम डिस्कस किए थे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। साइमन कमीशन ने डायरकी स्टेट में बंद करने की बात कही, इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरल को रिटेन करने की बात कही। इसने बोला कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप रखें और भारतीय इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इनवाइट करें लंदन में और उनसे पूछें और एक एक डिस्कस करें, डिस्कशन जो है शुरू करें पॉलिटिकल पार्टीज से। तो ये इसके आउटकम थे। और फिर उसके बाद हमें एक चैलेंज किया लॉर्ड बर्किनहेड ने जो उस समय के सेक्रेटरी थे कि आप लोगों ने इतना विरोध किया साइमन कमीशन का, तो क्या अगर हम आपको डोमिनियन दे दें, होम रूल दे दें, तो क्या आप देश चला पाओगे? हमने कहा बिल्कुल चला पाएंगे हम। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आप सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। अगर आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल चलाने के लिए रेडी हो, गवर्नमेंट को आप चला पाओगे। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर सभी पार्टी उसमें सिग्नेचर करती है और कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बना लेते हो तो बिल्कुल हम आपको स्वराज जो भी आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड था नेहरू रिपोर्ट का। और अब फाइनली नेहरू रिपोर्ट
बनेगी। एंड सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सेशंस मैंने यहाँ पे डाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इस सेशन में चेयरमैन कौन था। तो मैंने 1885 से, जब से कांग्रेस बनी तब से सारे सेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनके चेयरमैन, उनके प्रेसिडेंट, उस सेशन का नंबर, उसका ईयर और उसका वेन्यू, उसका प्लेस कहाँ पर है। तो यहाँ पे अगर मैं 1928 के आसपास का सेशन देखूं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 29 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 29 तक चला ये। कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। 43rd सेशन था ये आईएनसी का। और अगर आप देखो तो आपको याद होगा, साइमन कमीशन में हमने डिस्कस किया था, मद्रास सेशन में साइमन कमीशन को अपोज करने की बात रखी गई थी 1927 के मद्रास सेशन में। एम ए अंसारी जो है उसके प्रेसिडेंट थे। और हर साल दिसंबर में ही इनका सेशन होता है। कभी कोई बहुत इमरजेंसी हो तो बीच में कोई स्पेशल सेशन ये लोग कंडक्ट कर लेते, जैसे अगर आप देखोगे तो स्पेशल सेशन एक सितंबर में कंडक्ट किया गया है। एंड यहाँ पर 1923 की बात है ये। तो स्पेशल सेशन जो है, लेकिन जनरली मैक्सिमम इनके सेशन जो है दिसंबर टू दिसंबर चलते हैं, 1 ईयर। बीच में कोई इमरजेंसी है तो बीच में अप्रैल में सितंबर में आप देख रहे हो कुछ सेशंस बीच में कंडक्ट किए गए। वेल यहाँ पर अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये मैंने सारे सेशंस मेंशन करे हुए हैं यहाँ पर। अब नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें तो नेहरू रिपोर्ट का जो प्राइमरी मोटिव था वो क्या था, पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि मोटिव ऑफ असाइनिंग डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट आर बिल ऑफ राइट्स, यानी राइट हमें दिए जाए, फंडामेंटल राइट दिए जाए, इक्वल राइट हो, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स आप प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो असाइनिंग इक्वल राइट्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब स्टेट्स को पावर्स दी जाए कि वो अपना सिस्टम रन कर पाए। रेजिडुअरी पावर्स जो है वो सेंटर के हाथ में रहे, जैसे डिफेंस है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, कम्युनिकेशन है ना। एंड प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाए। यानी अगर आप देखोगे तो ये सब वही पॉइंट्स हैं जो आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। यस यस करेक्ट, राइट रवि। बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमने सब कुछ डाला वो सब नेहरू रिपोर्ट में ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके थे। तो ये इसके मोटिव थे नेहरू रिपोर्ट के। बैकग्राउंड अगर बात करें तो जैसे मैंने भी आपको समझाया कि जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है लॉर्ड बर्कनहेड, जो लंदन में बैठते थे इंडियन ऑफिस में, उन्होंने हमें चैलेंज किया। साइमन कमीशन 1922 में हिंदुस्तान आया था और हमने उसका विरोध किया। उसके जाने के बाद हमें ये चैलेंज दिया गया कि आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें, और वो कॉमन पाथ पर होना चाहिए, कैपेबल ऑफ फाइंडिंग अ कॉमन पाथ। यानी ऐसा ना हो वो कांग्रेस का मतलब एक तरह से ऐसे अगर हम कहें कि वो कांग्रेस का ना हो। ये हमारा उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था, यानी उसको सब लोग उसको फॉलो करें, उस कॉन्स्टिट्यूशन को। राइट, तो ये बैकग्राउंड रहा इस कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट। तो अब हम आते हैं आगे चलते हैं और थोड़ा और समझते हैं इस टॉपिक को। तो वेल, यहाँ पे अगर हम देखें तो द पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है एंड ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस कमिटी वाज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू विद जवाहरलाल नेहरू एज द सेक्रेटरी। बाकी जो इसमें और मेंबर हैं, अली इमाम है, तेज बहादुर सप्रू है, मंगल सिंह है, एम एस एन ए है, सुभाष चंद्र बोस है, शोएब कुरैशी है, जी आर प्रधान है। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय कमिटी वाज कॉल्ड द नेहरू कमेटी रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट। और फिर इसको लखनऊ सेशन जो है, the report was submitted of the all party conference on 28th of August 1928. This was a major attempt by Indians to draft a constitution for themselves. तो काफी important है ये। वेल, रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट की अगर बात करें तो डोमेनियन स्टेटस फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, दिस पॉइंट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन with a younger set of leaders including Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose who favored complete independence. 19th fundamental rights including the right to vote for man and woman above 21 years of age unless disqualified. इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन एज सिटीजन्स, यानी ये रिकमेंडेशंस हैं। यानी डोमेनियन स्टेटस आप इंडिया को दो जैसे आपने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दे रखी है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर में। एंड आपको जो भी
ये बोन ऑफ कंटेंशन रहा विद द यंगर सेट ऑफ लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। मतलब इनका ये कहना था हमेशा से कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपको लेनी चाहिए, आप पूर्ण स्वराज क्यों नहीं मांगते, आप हमेशा होम रूल की बात क्यों करते हो। जो सीनियर लीडर्स थे उनका ये मानना था कि पहले होम रूल ले ले, फिर हम आगे पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। ये एक उनकी टेंडेंसी थी। जो यंग लीडर है वो कहते हैं कि हमें एकदम ही, हमें डिमांड ही पूर्ण स्वराज की रखनी चाहिए। ओल्ड लीडर्स का ये मानना था कि अगर हम एकदम पूर्ण स्वराज की बात रखेंगे तो ये हमें प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, धीरे धीरे हम लोग इनसे अपने राइट्स लें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कंसेशन से फिर हम बड़ी कंसेशन के लिए उनको कंपेल कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्ल मार्क्स और लेनिन की थ्योरी है। कार्ल मार्क्स कहता था कि अगर आपको नोबिलिटी और कैलर्जी को हटाना है तो आप बुर्जुआसी की हेल्प लो, कैपिटलिस्ट क्लास की हेल्प लो। फिर बाद में कैपिटलिस्ट क्लास को हटाकर हम लेबर क्लास का रूल लेकर आएंगे। और जो लेनिन की थ्योरी है, जो यंग कम्युनिस्ट लीडर थे, उनका ये मानना था कि नहीं, हमें टू स्टेप नहीं करनी रेवोल्यूशन, हमें वन स्टेप रेवोल्यूशन करनी, जिसमें हम एक ही बार में सीधा ही हम लोग हटा देंगे सत्ता से नोबिलिटी और कैलर्जी को, और कैपिटलिस्ट क्लास की हम हेल्प ही नहीं लेंगे। सीधा लेबर क्लास, वर्किंग क्लास जो है वो मूवमेंट करेगी और हम अपनी सत्ता को स्टैब्लिश कर लेंगे। तो वेल, यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स रखे। 19th फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट हमने रखा मैन और वुमेन के लिए जिनकी 21 साल एज हो। एंड इक्वल राइट्स की बात करी गई। नो स्टेट रिलीजन है, जैसे हम सेकुलर स्टेट की आज बात करते हैं। कोई सेपरेट इलेक्टोरेट किसी कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर मुस्लिम्स एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस वेयर दे वर इन अ minority, but not in Bengal and Punjab. Similarly, it provided for reservation for non-Muslims in the Northwest Frontier Province. तो इस तरह से हमने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया। हाँ, यस, सॉरी। तो हम लोग बात में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसका काफी विरोध किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। सिर्फ इतना कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह हम रिजर्वेशन रख सकते हैं, और वहां पे रिजर्वेशन जहाँ पे माइनॉरिटी में है, ऐसी जगह पे रिजर्वेशन नहीं होगी जहाँ पे आप मेजोरिटी में हो, राइट। इसके अलावा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा भी हमने बताया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कि स्टेट के पास अपने राइट्स होते हैं, सेंटर के पास अपने राइट्स होते हैं, कुछ स्पेशल पावर जो है केंद्र को दे दी जाती है। एंड देयर वुड बी अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर आप सेंटर पे रखें, जैसे लोकसभा राज्यसभा है उसी तरह से। एंड मिनिस्टर जो है पूरे रिस्पॉन्सिबल हों to the legislature. Governor General to be the constitutional head of India. He would be appointed by the British monarch. British monarch जो है के थ्रू वो अपॉइंट हो। प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट प्रपोजल जो है फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। द प्रोविंसेस वुड बी क्रिएटेड अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस। प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक लाइंस पर क्रिएट किया जाए, यानी एक तरह से भाषा के आधार पर। द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री वुड बी इंडियन, written either in Devanagari, Telugu, Tamil, Kannada, Bengali, Marathi और गुजराती इन करेक्टर। यूजेस ऑफ इंग्लिश टू बी परमिटेड, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेल, रेस्पॉन्सेस की अगर बात करें, द इशू ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन वाज कंट्रोवर्शियल। अब रेस्पॉन्सेस क्या है, अब इशू जो है वो एक तरह से कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का वाज कंट्रोवर्शियल इन दिसंबर 1927, क्योंकि अब जो जितने मुस्लिम लीडर्स हैं वो मोतीलाल नेहरू से मिले। अब उन्होंने ये कहा कि सर, पहली बात तो ये कि ये जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर वो लोग मतलब रेडी नहीं थे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट काफी फेवर करता है माइनॉरिटीज का। इस वजह से ये लोग रेडी नहीं थे कि आप ये वाला पॉइंट जो है उसमें ऐड करें। एंड दीज वर एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एट इट्स मद्रास सेशन। फिर दिल्ली प्रपोजल जो है एक बनाया गया। दीज दिल्ली प्रपोजल वर 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन हो मुस्लिम्स का सेंट्रल लेजिस्लेचर में। रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, यानी ये डिमांड है मुस्लिम्स की कि हमारी भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको ऐड करो। अब जब कांग्रेस ने इन सब डिमांड्स को मानने से मना करा दिल्ली प्रपोजल को, तो फिर जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स ऐड किए। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू की ये जो नेहरू रिपोर्ट हम लोग टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो नेहरू रिपोर्ट,
एक दिल्ली प्रपोजल और एक जिन्ना जी के 14 पॉइंट्स। तो ये तीनों, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करेंगे नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड, तो आपको ये तीन मैजिक वर्ड आपको याद रखने हैं, ये मैजिक की पॉइंट्स हैं। आपको नेहरू रिपोर्ट को मेंशन करना है, आपको दिल्ली प्रपोजल मेंशन करना है, आपको नेहरू रिपोर्ट मेंशन, आपको जिन्ना जी के 14 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, राइट। तो अब कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के इस प्रपोजल पे मुस्लिम्स का क्या विरोध हुआ, वो दिल्ली प्रपोजल है। यानी अब मुस्लिम्स क्या डिमांड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर आप 1/3 रिप्रेजेंटेशन दो ऑफ मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेचर में, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन, और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिले पंजाब और बंगाल में उनके उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू प्रोविंसेस विद मुस्लिम मेजोरिटी, सिंध, बलूचिस्तान एंड एनडब्ल्यूएफपी बनाया जाए। हाउएवर जो हिंदू महासभा है उसने अपोज करा टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। अब हिंदू महासभा जो है वो हिंदू मेजोरिटी पार्टी है, वो कहने लगी कि भाई हम क्यों न्यू प्रोविंसेस बनाएं। एंड कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल एंड पंजाब को इन्होंने मतलब अपोज किया। दे प्रेस्ड दे प्रेस्ड फॉर अ स्ट्रिक्टली यूनिटरी सिस्टम, और वो पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम के फेवर में थी हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम पार्टीज के ये विरोध रहे। दिल्ली प्रपोजल स्पेशली मुस्लिम से रिलेटेड था। At the all-party conference held in Calcutta 1928 to discuss the report, Jinnah made 3 amendments to the report. जिन्ना जी ने अपनी तरफ से 3 अमेंडमेंट्स भी रखे। 3 अमेंडमेंट्स ये थे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम एट द सेंट्रल लेजिस्लेचर, बिल्कुल मुस्लिम लीग ये मानती है। अब ये जिन्ना जी जो 3 पॉइंट्स रख रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के स्पेशली हैं। जो अभी हमने दिल्ली प्रपोजल में डिस्कस करा वो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी का प्रपोजल है। यहाँ पे खाली मुस्लिम लीग के 3 पॉइंट क्या है वो हम देख रहे हैं। तो अब आप समझ गए, यानी जब हम नेहरू रिपोर्ट पे डिस्कस करेंगे तो हम नेहरू रिपोर्ट बताएंगे, हम दिल्ली प्रपोजल बताएंगे, हिंदू महासभा का विरोध बताएंगे, जिन्ना जी की 3 पॉइंट थ्योरी बताएंगे, और फिर हम जिन्ना जी के 14 पॉइंट्स थ्योरी बताएंगे। ये सब की पॉइंट्स होंगे आपके। एक प्रॉपर कॉम्बो आपको रखना होगा, मेंशन करना होगा आंसर में। रिजर्वेशन टू मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन अंटिल एडल्ट सफरेज वाज एस्टैब्लिश। जब तक आप एडल्ट सफरेज एस्टैब्लिश नहीं करते तब तक आप पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। रेजिडुअल पावर्स टू बी वेस्टेड विद द प्रोविंसेस एंड नॉट द सेंटर। रेजिडुअल पावर जो है वो प्रोविंसेस को शक्तियां दी जाए। अब यहाँ पर सिंस दीज डिमांड्स ऑफ जिन्ना वर नॉट मेट, जिन्ना जी की ये डिमांड भी एक्सेप्ट नहीं की गई। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब तक एडल्ट सफरेज नहीं मिलता तब तक आप मुस्लिम्स को पंजाब और बंगाल में उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप उनको रिजर्वेशन दो, ये नहीं एक्सेप्टेबल था। रेजिडुअल पावर जो है, स्पेशल पावर आप प्रोविंसेस को कैसे दे सकते हो, वो कभी भी अलग हो जाएगा हिंदुस्तान से। जब ये तीनों डिमांड्स नहीं मानी गई, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो फिर जिन्ना जी ने मजबूर होकर 14 पॉइंट्स रख दिए मार्च 29 में, विच सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ ऑल फ्यूचर एजेंडा ऑफ द मुस्लिम लीग, और जो बाद में मुस्लिम लीग का एजेंडा भी बन गया आने वाले टाइम में। अब 14 पॉइंट्स क्या थे उनको जरा समझते हैं। तो जिन्ना जी के 14 पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर्स विद द प्रोविंसेस, आप फेडरल बनाओ, स्टेट के पास अलग पावर हो, सेंटर के पास अलग, लेकिन जो रेजिडुअल पावर्स है वो सेंटर में वेस्टेड ना होके स्टेट के पास हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आप दो, स्टेट को पावर्स दो, उनको पूरा फ्री छोड़ दो आप कुछ भी काम डिसीजन कर मेकिंग के लिए। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। हाँ, यस, करेक्ट, राइट राइट राशि, बिल्कुल यही जिन्ना के 14 पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल आपके स्टेट पीसीएस में आए थे, और आपको यही 14 पॉइंट्स मेंशन करने थे। लेकिन उसमें आपको ना थोड़ा बैकग्राउंड बनाना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसमें नेहरू रिपोर्ट मेंशन करनी है। क्योंकि जब आप जिन्ना के 14 पॉइंट्स पूछ रहा है अगर एग्जामिनर, तो आपको नो डाउट नेहरू रिपोर्ट तो बतानी पड़ेगी ना, तभी आप जिन्ना के 14 पॉइंट को जस्टिफाई कर पाओगे। यानी जिन्ना के 14 पॉइंट क्यों आए, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट से उन्होंने एक तरह से एग्रीमेंट नहीं किया, उसको एग्री नहीं करा, फिर उन्होंने अपने 3 पॉइंट्स दी, 3 पॉइंट थ्योरी दी। जब उसको 3 पॉइंट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया तब उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए। तो ये बैकग्राउंड आपको क्रिएट करना होगा। फिर बॉडी में आप 14 पॉइंट्स लिखोगे और कॉन्क्लूजन में क्या क्या हुआ, क्या 14 पॉइंट एक्सेप्ट हुए या नहीं, आउटकम क्या रहा, वो आपको कंक्लूजन में मेंशन करना है, राइट। बिल्कुल। तो यहाँ पे बात है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट, ऑल लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट
Muslim representation without reducing Muslim majority in a province to minority or equality। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप कोई भी मुस्लिम मेजोरिटी को रिड्यूस नहीं करोगे किसी भी प्रोविंस में माइनॉरिटी और इक्वालिटी तक। एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सर्विसेज एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडी, यानी जितनी भी सर्विसेज हैं सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है उसमें मुसलमानों का रिजर्वेशन हो। 1/3 रिजर्वेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में हो। 1/3 मुस्लिम मेंबर जो है सेंट्रल और कैबिनेट स्टेट कैबिनेट्स में होने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपको देना है, राइट। नो बिल टू बी पास इन एनी लेजिस्लेचर अगर 3/4 of a minority community consider it against its interest। अगर 3/4 माइनॉरिटी कम्युनिटी मानती है कि ये हमारे अगेंस्ट में है तो कोई बिल पास नहीं होगा लेजिस्लेचर में। एनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरीज नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी, कोई भी आप इस तरह से कोई आने वाले टाइम में कोई ऐसा स्टेट नहीं क्रिएट करोगे जिससे उस स्टेट की मुस्लिम मेजोरिटी पे इम्पैक्ट पड़ जाए। जैसे बंगाल पार्टीशन हुआ या जो भी इस तरह का कोई प्रोसीजर आप नहीं करोगे। जैसे बंगाल में आपको लगता है मुस्लिम ज्यादा है तो आप बंगाल को इस तरह से काट दो कि मुस्लिम 2 सेक्शन में माइनॉरिटी में आ जाए, 2 बंगाल में, राइट। तो बंगाल है, पंजाब है, NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कुछ भी आप ऐसा नहीं करोगे जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सिंध बनाओ बॉम्बे से अलग करके। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करो NWFP और बलूचिस्तान में। फुल रिलीजन फ्रीडम दो ऑल कम्युनिटीज को। प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। तो ये सारी डिमांड्स अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी। और इन्हीं डिमांड्स की वजह से नेहरू रिपोर्ट फाइनली पास नहीं हो पाई। और नेहरू रिपोर्ट जिन्ना जी ने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करे क्योंकि कांग्रेस ने इनके 14 पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। जब कांग्रेस ने इनके 14 पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करा तो अ, जिन्ना जी ने सिग्नेचर नहीं करे। बिना सिग्नेचर के ये लोग पहुंचे लॉर्ड बर्किनहेड के पास। बर्किनहेड ने सभी पार्टीज के सिग्नेचर थे एक्सेप्ट मुस्लिम लीग। बर्किनहेड ने मानने से मना कर दिया कि चूंकि इसमें मुस्लिम लीग के सिग्नेचर नहीं है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई कैनॉट एक्सेप्ट। और उसमें ये बात मेंशन थी नेहरू रिपोर्ट में कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आप हमारी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते डोमेनियन स्टेटस की जो हमने बात रखी है तो अदरवाइज फिर हम अगले साल पूर्ण स्वराज का नारा दे देंगे। और इसी वजह से पूर्ण स्वराज आउटकम रहा नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करने का। तो ये आपको कंक्लूजन में आंसर फ्रेमिंग के लास्ट में मेंशन करना है कि जो पूर्ण स्वराज का स्लोगन 1929 में डिलीवर किया गया कांग्रेस के मंच से, जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे एंड रावी रिवर का कोर्स था। हमने दिसंबर 1929 26 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज कंप्लीट फ्रीडम का नारा दिया। 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला रिपब्लिक डे मनाया। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं जो आपको आंसर फ्रेमिंग के समय मेंशन करना होगा। तो अब हम अगला जो हमारा चैप्टर है वो पूर्ण स्वराज की हम बात करेंगे। और इसी बीच सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च करेगी कांग्रेस की। अब हम कोई एक ऐसा मुद्दा उठाएं क्योंकि अगर आप पूर्ण स्वराज अब हमारी डिमांड है आपको पूर्ण स्वराज देना है। अब गांधी जी को मूवमेंट लॉन्च करना है पूर्ण स्वराज के इशू पर। अब पूर्ण स्वराज के इशू एक ऐसा इशू है जिसमें आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। तो गांधी जी एक ऐसा इशू ढूंढेंगे जिससे सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और उस इशू से मूवमेंट स्टार्ट करा जाए। और मेन मैनिफेस्टो पूर्ण स्वराज। क्योंकि अगर मैं भी ये बोलूंगा पूर्ण स्वराज तो फिर लोगों के आवाजें आने लग जाएंगी कि पूर्ण स्वराज के बाद क्या होगा, हमें हमारे राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पहले हमारे राइट्स एक्सप्लेन करो फिर हम आंदोलन में भागीदारी करेंगे। तो कांग्रेस ने, गांधी ने थोड़ा ट्रिक से काम किया। गांधी जी को लगा कि अभी एक काम करते हैं पूर्ण स्वराज को साइडलाइन करते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन अभी हम एक मुद्दे से शुरू करते हैं और वो मुद्दा होगा सॉल्ट, नमक के ऊपर टैक्स। क्योंकि मुसलमान, सिख, है ना, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, गरीब, अमीर, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर बंदा नमक खाता है। अगर नमक के ऊपर मैं टैक्स का मुद्दा उठाऊं तो जनता को एक मंच पर लाया जा सकता है। जब जनता एक मंच पर आ जाए, जब जनता रिदम में आ जाए तो फिर हम पूर्ण स्वराज की बात छेड़ देंगे और इस तरह से हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे। और ये आंदोलन सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से स्टार्ट होगा जिसमें गांधी जी दांडी मार्च निकालेंगे। जिसमें 12 मार्च से 6 अप्रैल गांधी जी दांडी मार्च करेंगे साबरमती आश्रम से दांडी। और इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का नाम दिया जाएगा। तो ये गांधी जी के 3 स्टेप हैं। यानी शुरू में गांधी जी ने बोला नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम सरकार के साथ हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं है। अब अगला स्टेप है हम डिसओबीडियंस भी करेंगे, हम आपकी बात मानेंगे भी नहीं।
नॉन कॉपरेशन तो पहला स्टेप है, सेकंड डिसओबीडियंस, और थर्ड स्टेप है भागो यहाँ से, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये गांधी जी के तीन ब्रह्मास्त्र हैं, ये तीन उनके तरकश में बाण थे जो गांधी जी ने टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी 10 ईयर्स चलाए। तो वेल स्टूडेंट, आई थिंक होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम सॉल्ट सत्याग्रह को डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे गांधी जी की स्ट्रेटजी क्या रही सॉल्ट सत्याग्रह को लेकर। तो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, ओके, बाय बाय।